हाय फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। नंबर 1 टारगेट यूपीएससी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी आईएएस के सिलेबस की। यूपीएससी आईएएस में 2 पेपर होते हैं। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा का, दूसरा होता है मुख्य परीक्षा का। तो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र 1 होता है जो 200 अंक का होता है और उसका पेपर 2 घंटे का होता है। उसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। उसमें दूसरा पॉइंट है भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तीसरा पॉइंट है भारत और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। चौथा पॉइंट है भारतीय राज्यतंत्र एवं शासन संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। पांचवा पॉइंट आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों की पहले आदि। छठा है पर्यावरणीय पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे जिनके लिए विषयगत विशेषज्ञता आवश्यक नहीं है। सातवां है सामान्य विज्ञान। अब इसमें दूसरा प्रश्न पत्र होता है जिसका जो भी 200 अंक का होता है और वो भी 2 घंटे का होता है। इसमें पहला पॉइंट आता है बोधगम्यता, जिसे हम कॉम्प्रिहेंशन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है संचार कौशल सहित अंतर्व्यक्तित्व कौशल। तीसरा आता है तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। चौथा आता है निर्णय लेना और समस्या समाधान। पांचवा आता है सामान्य मानसिक योग्यता। छठा आता है मूल गणना, संख्याएं और उनके संबंध, विस्तार, क्रम आदि 10वीं कक्षा स्तर तक के। आंकड़ों का विश्लेषण, चार्ट, आरेख, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि, ये भी 10वीं कक्षा स्तर तक के आते हैं। अब बात करते हैं मुख्य परीक्षा की। इसमें प्रश्न पत्र पहला होता है, उसमें सब्जेक्ट आता है पहला इतिहास। उसमें भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। दूसरा है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, विषय। इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष, इसकी विभिन्न अवस्थाएं और महत्वपूर्ण योगदानकर्ता, देश के विभिन्न भागों से योगदान, स्वतंत्रता के बाद देश में एकीकरण और पुनर्गठन। इसके बाद 18वीं शताब्दी के लगभग विश्व के इतिहास की घटनाएं। उसमें हैं जैसे औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद की समाप्ति, राजनीतिक विचारधाराएं जैसे साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, उनके रूप और समाज पर प्रभाव। अब हम इसके बाद दूसरा विषय है समाज। इसमें आते हैं भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता, महिलाओं तथा महिला संगठनों की भूमिका, जनसंख्या और उससे जुड़े मुद्दे, गरीबी और विकास संबंधी मुद्दे, शहरीकरण, उसकी समस्याएं और उसके उपचार, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का प्रभाव, सामाजिक सशक्तिकरण, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्मनिरपेक्षवाद। इसके बाद आता है भूगोल। भूगोल में क्या क्या आते हैं? इसमें पहला पॉइंट आता है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। उसमें दूसरा आता है विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जैसे दक्षिण एशिया और भारतीय उपमहाद्वीपों को शामिल करते हुए। इसमें बाद में आता है भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों की स्थिति के लिए जिम्मेदार कारक। इसके बाद है महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रिया, चक्रवात इत्यादि। इसके बाद है भौगोलिक प्रतिरूप और उनकी स्थिति, विषम भौगोलिक प्रतिरूपों में परिवर्तन, जल निकायों और बर्फीले क्षेत्रों को शामिल करते हुए, और वनस्पति और प्राणी समूहों में परिवर्तन और इन परिवर्तनों का प्रभाव। अब इसके बाद दूसरा पेपर आता है, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं? उसमें आते हैं राजनीति। उसमें आता है भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना। इसके बाद संघ एवं राज्यों के कार्य और उनकी जिम्मेदारियां। इसके बाद संघीय संरचना से संबंधित मुद्दे और चुनौतियां। इसके बाद क्षेत्रीय स्तरों तक शक्तियों का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां। इसके बाद विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, विगत निवारण तंत्र और संस्थान। इसके बाद भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों से तुलना। इसके बाद संसद और राज्य विधायिका संरचना, कार्य संचालन, शक्तियां एवं विशेषाधिकार और इनसे उत्पन्न होने वाले विषय, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, संगठन और कार्य, सरकार के मंत्रालय और विभाग की भूमिका, प्रभावक समूह और औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और विभिन्न संवैधानिक निकायों की शक्तियां, कार्य और उत्तरदायित्व।
सांविधिक विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। इसके बाद आता है प्रशासन। इसमें सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के लिए कारण उत्पन्न विषय। इसके बाद है विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों, विभिन्न समूहों और संघों, दानकर्ताओं, लोकपकारी संस्थाओं, संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका। केंद्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का प्रदर्शन। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान और निकाय। स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। ई गवर्नेंस, अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएं, सीमाएं और संभावनाएं। गरीबी और भूख से संबंधित विषय। नागरिक चार्टर, पारदर्शिता एवं जवाबदेही और संस्थागत अन्य उपाय। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारत और इसके पड़ोसी संबंध, द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले कारक। भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीतिक का प्रभाव। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना, अधिदेश। इसके बाद आता है पेपर 3। इसमें आता है आर्थिक विकास और इसके पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था, योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। समावेशी विकास और इससे उत्पन्न विषय। सरकारी बजट के फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडारण, परिवहन तथा विपणन, संबंधित विषय और बाधाएं। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कृषि सहायता तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य से संबंधित विषय। जन वितरण प्रणाली, उद्देश्य, कार्य सीमाएं, सुधार, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा संबंधी विषय। और इसके बाद आता है प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। भारत में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग कार्यक्षेत्र एवं महत्व स्थान, ऊपरी और नीचे की अपेक्षाएं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, भारत में भूमि सुधार, उदारीकरण का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर इनका प्रभाव। बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। निवेश मॉडल। इसके बाद आता है विज्ञान, तकनीक, पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुप्रयोग और सामान्य जीवन पर इसका प्रभाव। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां, तकनीक का देशीकरण और नई तकनीक का विकास। सूचना प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े विषयों में जागरूकता। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े विषय। आपदा एवं आपदा प्रबंधन, संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और शरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन। इसके बाद आंतरिक सुरक्षा, विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की भूमिका, धन शोधन और उस पर नियंत्रण। संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती। आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका। साइबर सुरक्षा की बुनियादी बातें। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियों एवं उनका प्रबंधन। संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध। विभिन्न सुरक्षा बल और संस्थाएं और उनके अधिदेश। फिर आता है पेपर 4। इसमें आता है नीतिशास्त्र। इसमें आता है नीतिशास्त्र तथा मानवीय से संबंध, मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम। नीतिशास्त्र के आयाम, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र। मानवीय मूल्य, महान नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन तथा उनके उपदेशों से शिक्षा मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। चलिए अभी इसके बाद आगे अपन देखते हैं। इसके बाद आगे आता है अभिवर्ती सारांश, संरचना, वृत्ति, विचार और आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध। नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, सामाजिक प्रभाव और धारणा, भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। इसके बाद आता है सत्यनिष्ठा। सत्यनिष्ठा में लोक प्रशासकों में लोक सिविल सेवा मूल्य तथा नीतिशास्त्र, स्थिति और समस्याएं। सरकारी तथा निजी संस्थानों में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में विधि, नियम, विनियमन तथा अंतरात्म शासन व्यवस्था में नीति प्रयोग तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा निधि व्यवस्था, फंडिंग।
में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार। सरकार में सूचना का आदान प्रदान और पारदर्शिता। सूचना का अधिकार, नीतिपरक आचार संहिता, आचरण संहिता, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। इसके बाद आता है अभिरुचि। सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहित तथा गैर पक्षपात, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव, कमजोर वर्गों के लिए सहानुभूति, सहिष्णुता तथा संवेदना, भावनात्मक समझ, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके उपयोग और प्रयोग, उपयुक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, जिसे हम केस स्टडी के नाम से भी जानते हैं। वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।